हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर। इसके पहले आप लोगों ने जो देखा वो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पर आप लोगों ने देखा, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे और प्रैक्टिस भी की। आप लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट लगा दिए, फिलहाल का एग्रीमेंट और रिजल्ट का। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक एक टॉपिक बीच बीच में ऐसे ही मुझे का चलता रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ना है हम लोगों को। मैंने बोला था कि अगर टॉपिक हमारा टेंस होगा या सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का होगा तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पे शुरू कर दिया होगा, टेंस के बाद में करूंगा। तो बीच बीच में यही ग्रामर के बीच बीच में हम लोग वोकैब करते रहेंगे, एक एक दिन 2 2 दिन। हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 4 दिन ग्रामर पढ़ लीजिए, 2 दिन वोकैब का रख लीजिए, बीच में 2 दिन वोकैब का डाल देते हैं। तो इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। तो वोकैब में सबसे पहले जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो होगा हमारा सिनोनिम का और एंटोनिम का। अच्छा, इसके पहले देखो सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सवाल कितने पैदा होते हैं, हाउ टू सॉल्व, एक सवाल ये पैदा होता है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ वोकैब। वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमने वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम ये सारे मैंने बता रखे हैं। तो मैंने इस वीडियो के साथ में उसका लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। वोकैब कैसे सॉल्व करें या एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या बचाव करना होता है। जैसे एक नमूना मैं आपको दे देता हूँ। सपोज यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है आपका नाउन, ठीक, क्वेश्चन वर्ड नाउन है। और ऑप्शन में जो आपको एबीसीडी दिया जा रहा है, एबीसीडी में एक है आपका एडजेक्टिव और दूसरा है आपका वर्ब और तीसरा है आपका एडवर्ब और चौथा है आपका नाउन। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन नाउन है तो ऑप्शन नाउन ही होगा। मतलब वर्ब फॉर्म में कितना भी सुटेबल हो ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउन अगर क्वेश्चन नाउन है तो उसका ऑप्शन नाउन होगा। क्वेश्चन एडजेक्टिव है तो ऑप्शन भी एडजेक्टिव ही होगा। एडजेक्टिव का ऑप्शन नाउन नहीं हो सकता। तो इसी तरह से क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो वो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, हाउ टू सॉल्व वाला आपको मिल जाएगा। उनकी पूरी बात फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं, एक क्लास ले चुका हूँ, ये वीडियो मिल गया है आपको। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि वोकैब की रेंज क्या है, दायरा क्या है। इसे सिनोनिम एंटोनिम है। रेंज से मेरा मतलब ये है कि एग्जाम कौन कौन से कवर करते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उन सारे के सारे एग्जाम्स में सिनोनिम एंटोनिम तो जरूर पूछा जाता है। अगर मैं इसमें नाम गिनाऊं तो नाम गिनाऊं तो बैंकिंग के जितने एग्जाम आते हैं सारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। चाहे एसबीआई हो क्लर्क पीओ, चाहे बीपीएस हो क्लर्क पीओ, या फिर इंडिविजुअल जो लेते हैं बैंक वाले अपना वो हो गया, या आरबीआई हो गया, सारे बैंकिंग की मतलब बैंकिंग के सारे एग्जाम, एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम, एनडीए सीडीएस डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं सारे के सारे एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा भी जो होते हैं सब के सब एग्जाम, जितने टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं उन सारे के सारे एग्जाम्स में, टीचिंग वाले में जैसे आप बात कर लेते हैं टीचिंग वाले एग्जाम्स में, मान लो टेट का एग्जाम है तो टेट सारे मतलब जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में सारे स्टेट के टेट्स में सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाता है। सुपर टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं, जीआईसी के हैं, एनबीएस है, केबीएस है, नेट जीआरएफ, मतलब टीचिंग का कोई भी एग्जाम आपको देना हो तो उसमें जरूर पूछा जाएगा। टीचिंग के सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। और यूपी पेट का एग्जाम है तो पेट में देखते हैं कैसे पूछा जाता है, सिनोनिम एंटोनिम कैसे पूछा जाता है, सिनोनिम एंटोनिम। तो ये दायरा हो गया, ये उसकी रेंज हो गई। तो जितने भी इवन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये उसकी रेंज हो गई। तो किसको पढ़ना है या किसको नहीं पढ़ना है ये तो आप सोच ही नहीं सकते हैं, मतलब सारे के सारे एग्जाम्स में आता ही है आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बात तो आप छोड़ दीजिए। अब आ जाओ तीसरी बात पर, ठीक है। ये रेंज हो गई, ठीक। हाउ टू सॉल्व ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सारे पूछा जाता है, ये इसकी रेंज हो गई। और व्हाट मीन्स, सिनोनिम का क्या मतलब है, व्हाट मीन्स।
सिनोनिम का मतलब क्या होता है। अब बात आ जाती है इसकी, और चौथी बात ये आती है कि कैसे तैयार करें, ये था हाउ टू सॉल्व, और आज जो डिस्कस करूंगा वो होगा हाउ टू प्रिपेयर। हम सिनोनिम एंटोनिम कैसे प्रिपेयर करते हैं, यही आज का मेरा मुख्य मुद्दा होगा, मुख्य सब्जेक्ट होगा। व्हाट मीन्स, तो व्हाट मीन्स, तो देखो सिनोनिम का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिम। तो सिनोनिम का मतलब देखो दो मीनिंग में आता है, एक तो होता है सेम और एक होता है सिमिलर। तो आप बताइए कि इसमें क्या हो सकता है, सेम या सिमिलर, क्योंकि यहां जब हम समझ लेंगे तो वहीं से यहां पे पहुंच पाएंगे। सेम या सिमिलर, व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिम। सिनोनिम डजंट मीन सेम, सिनोनिम का मतलब सेम नहीं होगा, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है। बात समझ गए। तो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, सेम मीनिंग का हो ही नहीं सकता। नो टू वर्ड्स आर सेम इन एनी लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, कहीं भी नहीं होगा। दो वर्ड सेम नहीं होंगे, सिमिलर होंगे, उनके यूज में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, सर्टेनली होगा। अभी इसी पर हम चर्चा करेंगे कि सिमिलर भी हम सिनोनिम में यूज करते हैं सेंस ऑफ फाइंड। तो प्रिपेयर कैसे करें, हम इसको तैयार कैसे करें, तो जब इसको हम चर्चा करेंगे तो फिर इसकी भी बात आ जाएगी। तो जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो एक तो ये होता है कि हम रूट्स से तैयार कर लें, ठीक है, मैं आपको रूट्स पर भी चर्चा करने वाला हूं कुछ दिन के बाद। रूट्स पे चर्चा करें, रूट्स से तैयार करें। दूसरा, सिनोनिम और एंटोनिम एक साथ, सिनोनिम एंड एंटोनिम एक साथ तैयार करें, ये हमारे लिए, मेरा ये मेन काम ना ये था, मेरी मेन बात ये है कि सिनोनिम और एंटोनिम को एक साथ करें, और इसको एक साथ तैयार करने में भी कुछ चीजें और आ जाएंगी, इसमें कुछ और बातें भी आ जाएंगी। जैसे कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि मान लीजिए कि आपने एक वर्ड के सिनोनिम तैयार किए, तो उसके सिनोनिम का फिर से सिनोनिम मत तैयार करिए, वरना वो टाइम की वेस्टेज होगी। ठीक है, तो चलते हैं उसी बात पर चलते हैं हम लोग इसके, ठीक बात की कैसे हम लोग एक बात तैयार करते हैं जो किसी वर्ड का सिनोनिम, उसके जितने सिनोनिम होते हैं उसके सिनोनिम को फिर से नहीं तैयार किया जाता है, और कोई भी दो वर्ड सेम नहीं हो सकते हैं, वो सिमिलर होंगे, ठीक है, वो सिमिलर होंगे। तो अभी हम लोग लड़ाई झगड़े पर ढेर सारे वर्ड तैयार करने वाले हैं कि देखो कैसे ये सारे वर्ड एक दूसरे से मिलते हैं। अब ये सब एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, किसी का कोई भी सिनोनिम ले लो। आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, ये बहस है, क्या है ये, हम किसी से बहस कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या लगता है, आर्गुमेंट में तर्क वितर्क होता है, ऐसे नहीं बेवजह का नहीं। इसमें क्या होगा, डिस्कशन जैसे करते हैं तो वो तर्क, मतलब जो बहस होगी वो तर्क वितर्क होता है, तब आर्गुमेंट, मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए हम तर्क करेंगे, अपने पक्ष में तर्क करते हैं, तो वो आर्गुमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। अब अच्छा डिस्प्यूट की बात करो, डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है और कंट्रोवर्सी है, ये तीन के तीनों वर्ड क्या है, विवाद है। हालांकि इनमें थोड़ा सा फर्क है, सारे का मतलब जो है विवाद, लेकिन क्या होगा, ये डिस्प्यूट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये विचारों में ले जाता है, विचारों के लिए विवाद है। जैसे दो लोगों में वैचारिक मतभेद आ जाता है तो वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो पार्टियों में, दो गुटों में मतभेद होगा वैचारिक, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। डिस्प्यूट होता है किसी बात के सच होने या ना होने को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है। कंट्रोवर्सी क्या होता है, कंट्रोवर्सी में तो विरोधी बातें चल रही हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो ये वैचारिक विचारों पर रिलेटेड है तीनों का मतलब विवाद है, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो देखिए कैसे वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब वर्ड्स आर सिमिलर बट नॉट सेम, ठीक। अब ये सिर्फ कंटेंशन, अब जैसे इसकी बात करो, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी, आप एक दूसरे के एग्जैक्ट सिनोनिम है लेकिन कोई सेम नहीं है, सब सिमिलर ही है। कंटेंशन का मतलब क्या होता है, कंटेंशन का मतलब होता है कहासुनी। अब आप लोग जानते ही होंगे कहासुनी क्या होती है, किसी से कहासुनी हो गई। डिस्कार्ड का मतलब क्या हो गया, ये किसी से झगड़ा हो गई। अब ये झगड़ा हो गई, अब यहाँ आया डिसेंशन आया, तो डिसेंशन भी, ये भी झगड़ा है, और स्क्रैबल है, ये भी झगड़ा है, क्वेरल है, ये भी झगड़ा है।
सब के सब इसमें झगड़ा करने के लिए लगे हुए। लेकिन इन झगड़ों में फर्क क्या पड़ रहा है, ये झगड़ा जो हो रहा है डिस्कार्ड, ये फूट के कारण पड़ रहा है, और डिस्टेंशन जो है वो मतभेद के कारण हो रहा है झगड़ा। ठीक है, ये फूट के कारण, ये मतभेद के कारण। स्क्वेरल क्या होगा, ये बच्चों जैसा होता है, छोटी सी बात पर, जरा सी बात पर बच्चों जैसा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों जैसा झगड़ा, मामूली सी किसी छोटी सी बात पर हो गई। ये क्वेरल है, क्वेरल का मतलब झगड़ा हो गई, थोड़ा उग्र हो जाता है। ये वाला कैसा झगड़ा है, ये थोड़ा सा उग्र झगड़ा होगा, मतलब थोड़ा तेज आवाज में, मतलब चिल्ला चिल्ला के वाला वो वाला हो गया झगड़ा। तो देखो कायदे से देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक झगड़ा ही है, वहां से वहां तक क्या है, ये सब झगड़ा ही है एक तरह का। तो सब के सब झगड़ा है, लेकिन फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, इसमें 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 सब में थोड़ा थोड़ा फर्क, थोड़ा थोड़ा फर्क। देख लो किसके कारण झगड़ा हो रहा है, कोई ना कोई वजह। तो झगड़े के टाइप में डिफरेंस है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सारे वर्ड सेम है, हम ये कह सकते हैं ये सारे वर्ड सिमिलर हैं, और सिमिलर होने के नाते इन सबों को एक दूसरे का सिनोनियम कहा जा सकता है। सिनोनियम आर्गुमेंट कहा जाए तो ये सब कोई भी लगा लो, या डिस्प्यूट करके कितने बनेगा, 7 ये होगा, 8 9, ये दो ले लो तो 9 हो गए करीब करीब। ठीक है, यहाँ तक 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, इतने वर्ड तो यहाँ आ गए। ये हो गए इसके लिए बहस, झगड़ा, विवाद के लिए। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ जाओ अल्टरकेशन। अल्टरकेशन एक वर्ड होता है, तो अल्टरकेशन का मतलब जानते हो, ये मतलब कुछ इस तरह से झगड़ा, ये लड़ाई की इसकी शुरुआत होती है, मतलब यहाँ के बाद क्वेरल थोड़ा उग्र हो जाता है, मतलब इसमें तेरी मेरी ये सब शुरू हो जाता है। तो तेरी मेरी शुरू होने के बाद यहाँ से अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर आएगा अल्टरकेशन का। तो तेरी मेरी करते करते इसी में एकांत जाएगा, सामने वाले का कॉलर पकड़ लेगा, वो कॉलर पकड़ लिया तो हाथापाई हो गई, तो हाथापाई वही लेवल है वहां पे, जहाँ पे कॉलर पकड़ लेते हैं तो वहां तक का लेवल हो गया, ये क्या हो गया, हाथापाई का लेवल हो गया। ठीक है, ये आ गया। और फाइट आ गया, तो फाइट का मतलब क्या हुआ, तो हाथापाई से थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, फाइट में मतलब लात घूसा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, फाइट मतलब बार बार पकड़ के या लात घूसा वो सब शुरू हो जाता है, तो वहां से आ जाएगा। तो इसमें हाथ पैर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाथ पैर चलना शुरू हो जाएगा, डंडा वंडा ये सब भी शुरू हो जाता है, डंडे वगैरह से ये सब से शुरू हो जाता है। अब कम्बैट, कम्बैट में आपका अस्त्र शस्त्र शुरू हो जाएगा, मतलब अस्त्र शस्त्र से शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तलवार भाला और लाठी वाठी ये सब चीजें समझ आती है। तो कम्बैट है लड़ाई, यहीं से शुरू हो गया ना लड़ाई, ये झगड़ा यहाँ तक झगड़ा था और यहाँ से लड़ाई शुरू हो रही है। तो लड़ाई में एक टाइप अल्टरकेशन था जिसमें हाथापाई होती है, लड़ाई में एक टाइप का फाइट जिसमें हाथ पैर डंडा हथियार उठ जाता है। कॉम्बैट मतलब अस्त्र शस्त्र शुरू हो जाता है। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, ये तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुन रखा होगा। एनकाउंटर क्या होता है, ये मुठभेड़ होती है, मतलब जैसे आतंकवादियों से और सैनिकों वगैरह से या चोरों वोरों से, क्रिमिनल से पुलिस वालों की मुठभेड़ हो जाती है, तो उसमें एक आध को गोली वोली लगनी है तो ये हो जाता है मुठभेड़। स्कर्मिश होता है, ये भी मुठभेड़ है, लेकिन ये मुठभेड़ किसमें होती है पता है, ये मुठभेड़ आतंकवादियों से नहीं होती है, ये सेना की टुकड़ियों में होती है। मतलब जैसे भारत की सेना और चीन की सेना, सेना की टुकड़ियों में, ठीक है, भारत की सेना चीन की सेना या भारत की सेना पाकिस्तान की सेना, छोटी मोटी झड़प हो जाती है, तो वो जो मतलब छोटी मोटी झड़प हो जाती है, मतलब बैटल नहीं है, छोटी मोटी झड़प हो जाती है। तो अभी कुछ दिन पहले तो देखो वहां पे भारत और चीन की बॉर्डर पर हुआ था, तो वो जो सेना में मतलब दो सेनाओं में, एक इस देश की दो सेनाओं में जो छोटी मोटी मुठभेड़ हो जाती है, झड़प हो जाती है, मारपीट पकड़ा पकड़ी, वो थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है। अच्छा, कैंपेन क्या होता है, कैंपेन ये भी मुठभेड़ है, थोड़ा लंबे समय तक होती है। जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी एरिया में आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिलती है, नक्सलाइट एरिया वगैरह में नक्सलियों के छुपे होने की खबर मिलती है, तो 10-15 दिन की कैंपेन चलती है, वो 10-15 दिन मुठभेड़ होगी, ऐसे होता है। तो ये भी है मुठभेड़, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा कई दिन तक चलती है, मतलब कभी कभी 6-6 महीने तक चल जाती है, महीने 15 दिन के लिए लगती है। तो ये कैंपेन होता है, किसी एरिया में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कैंपेन चल रही है, इस तरह की होगी। बैटल का मतलब क्या होता है, बैटल मतलब होता है युद्ध, ठीक है, युद्ध। इसमें क्या होगा,
युद्ध होता है एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा एक दिन में खत्म हो जाते हैं और 2 देश होते हैं इसमें, ठीक है ना। एक आध दिन, एक दिन 2 दिन कम समय के लिए होता है और 2 देश, इसमें 2 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन था, 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, बैटल होता है और छोटे समय का होता है ये, ठीक है। और वार क्या होता है, वार भी युद्ध होता है। अब युद्ध इसकी खासियत क्या है, कई देश मतलब कई दिन चलेगा और कई कंट्रीज, ठीक है, कई देश, मतलब वार कब हो जाता है जब किसी मामले में मतलब एक गुटबंदी हो जाती है, 4 5 6 देश एक साथ मिल जाते हैं, वो वार हो जाता है लंबे समय तक, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था, तो पानीपत का युद्ध क्या था, वो बैटल था, बैटल ऑफ पानीपत, वार ऑफ पानीपत नहीं कहा जाता, बैटल ऑफ पानीपत। तो पहला दूसरा पानीपत का बैटल था, तीसरा वाला वार हो जाता है, फिर चौथे वाले को काफी लंबे दिन तक चला था ना, काफी समय तक चला था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड, ये वार हो जाते हैं, ठीक है, उसमें कई देश शामिल होते हैं और काफी लंबे समय तक चलता है। तो बैटल और वार में ये फर्क हो गया। स्ट्रगल और स्ट्राइक क्या होता है, ये भी लड़ाई है, इसकी एक्चुअली जो मीनिंग आती है वो होती है संघर्ष, ये लड़ाई है नहीं, लेकिन ये अस्त्र शस्त्र वाली लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये भी है लेकिन ये अस्त्र शस्त्र वाली नहीं है, वेपन्स और मिसाइल्स इनके लिए नहीं है, ये संघर्ष है, ये लड़ाई है किसी बुराई के खिलाफ होती है या किसी चीज के लिए, ठीक है, अधिकारों की लड़ाई होती है या शिक्षा के लिए, न्याय के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई होती है, न्याय के खिलाफ होती है, तो वो हम लोग कहते हैं स्ट्रगल या संघर्ष। लाइफ में कुछ पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं आप, तो वो स्ट्रगल या स्ट्राइक ये वाला हो जाता है। एक होता है अटैक, आक्रमण, तो देखो ये अटैक होता है, आक्रमण करना, तो अटैक आक्रमण करना मतलब होता है आमने सामने से अटैक किया जाता है। इन्वेड, इन्वेड मतलब ये होता है चढ़ाई करना, अटैक में आक्रमण करना होता है, और इन्वेड का मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना, एक देश से दूसरे देश पर चढ़ाई कर देता है। तो अटैक एक आदमी दूसरे आदमी पर कर सकता है, कुत्ते ने बिल्ली पे अटैक कर दिया, बिल्ली ने चूहे पे अटैक कर दिया, तो ये अटैक में आ जाता है, कोई किसी पर भी कर देता है, वो अटैक में आ गया। इन्वेड चूहा बिल्ली पर, बिल्ली चूहे पर इन्वेड थोड़े करती है, इन्वेड एक देश दूसरे देश पर करता है, एक राज्य दूसरे राज्य पर इन्वेड करता है तो चढ़ाई करता है, एक राज्य दूसरे राज्य पर इन्वेड करता है। असेल होता है, असेल मतलब होता है ये छुप के वार करना, जैसे गुरिल्ला टाइप का वार होता है, छुप के वार करना। असाल्ट का मतलब होता है प्रहार करना, ये क्या होगा, ये प्रहार करना होता है, किसी चीज पर आप प्रहार कर रहे हो, ज्यादातर आदमियों के लिए यूज किया जाता है, कोई आदमी छुप के किसी आदमी पे प्रहार करता है, वार कर देता है, तो उसको कहते हैं असाल्ट कहते हैं, चोट पहुंचाने के लिए, बम पहुंचाने के लिए जब किसी पे प्रहार करते हैं तो वो असाल्ट। अब सोचो ये अटैक है, ये असाल्ट है, क्या फर्क होगा, अटैक मतलब क्या होता है आक्रमण करना, और असाल्ट का मतलब प्रहार करना, कितना फर्क है। ये आक्रमण करना है, आक्रमण करना मतलब प्रोसीजर हो गया, प्रक्रिया हो गया, और प्रहार करना मतलब जब ये मारते हैं वो वाला हो गया, ठीक है, तो ये चीज आ जाती है, ठीक। और इन्वेड जो एक राज्य दूसरे राज्य पर करेगा या एक देश दूसरे देश पर करेगा, तो ये देखो एक लड़ाई झगड़ा कहाँ से शुरू किया था, हमें मामूली बहस से शुरू किया था और वार तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब ये कहने को तो एक दूसरे के सिनोनियम सिमिलर के काम आ सकते हैं, लेकिन ये सिनोनियम ज्यादा इस तरह काम आएंगे, ये सब केवल झगड़े तक सीमित है, तो इनको आप एक दूसरे का सिनोनियम बनाइए जो ज्यादा बेहतर होगा। अगर इनमें से कोई सिनोनियम नहीं मिलता तो इधर से इनका डिस्कार्ड का इधर भी चला जा सकता है, हालांकि इधर से इधर सिनोनियम जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये केवल झगड़े से रिलेटेड है और ये लड़ाई से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सिनोनियम हो सकते हैं एक दूसरे के, ये नहीं हो सकते हैं, तो आमने सामने है। इसका अब एनकाउंटर का सिनोनियम एनकाउंटर, अब ये सब के सब एक दूसरे के एनकाउंटर के सिनोनियम बन सकते हैं ना, तो ठीक है, समझ में आया, लड़ाई झगड़ा मुठभेड़ इस तरह का होता है, तो ये समझ लीजिए। एक वर्ड तो ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो और एक में और आप लोगों के साथ कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो समझ जाइएगा। एक और करते हैं इस पर, उसमें सिनोनियम एंटोनियम दोनों बताते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स देखिए, सिनोनियम एंटोनियम, सिनोनियम में देखो ऐसे देखिएगा तो सब एक दूसरे का सिनोनियम है, आमने सामने देखिएगा तो सब एक दूसरे का एंटोनियम, ठीक है। सिनोनियम देखिए, एक वर्ड मैंने लिया स्वीकार करना, स्वीकार करने के लिए कितने वर्ड यूज कर सकते हैं, ये जो भी मुझे याद है, लेकिन ये टोटल नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि इतने वर्ड है, इससे ज्यादा होंगे, मैं मतलब कितना जानता हूँ, जो जानता हूँ 2-4 वर्ड में। अब वो कुछ समझाना था कि कैसे जो सिनोनियम होते हैं वो सेम नहीं सिमिलर वर्ड होते हैं। एक मैंने लड़ाई झगड़ पे आप लोगों को दिखाया, एक यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सब एक दूसरे के सिनोनियम है। अगर ये कहा जाए, जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूँ कंसेंट,
तो पूछा जाए कंसेंट का सिनोनिम, तो कंसेंट का सिनोनिम एक्नॉलेज भी हो सकता है, कंसेंट का सिनोनिम कन्फेस भी हो सकता है, कंसेंट का सिनोनिम ग्रांट भी हो सकता है, कंसेंट का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई किसी का सिनोनिम हो सकता है। कंसेंट की बात करोगे तो ये हो गई इसके सिनोनिम, या इसमें से किसी कोई दूसरा वर्ड ले लो, कंसेंट ना ही लो, मान लो हम ये ले लेते हैं इसमें से, सपोज करो एडमिट है, तो एडमिट का सिनोनिम एक्सेप्ट करना, एडमिट का सिनोनिम हो गया, एग्री करना हो गया सिनोनिम, इसका ये भी हो गया, इसका ये भी हो गया, तो सब तो सिनोनिम है। तो एडमिट का सिनोनिम जितने भी हैं सब के सब एडमिट के सिनोनिम हो गए। अच्छा, सिनोनिम है लेकिन किसी की भी मीनिंग एडमिट जैसी नहीं है, सेम मीनिंग किसी की भी नहीं है, सबकी मीनिंग में कुछ ना कुछ फर्क है, सिमिलर है, ये सेम नहीं है। तो कभी कभी यही होता है आपकी नॉलेज वर्ड की कहाँ पे आप सुटेबल वर्ड यूज कर सकते हैं। जब आप रिटर्न लिखते हैं ना एग्जाम, तो रिटर्न एग्जाम में यही देखा जाता है कि आपने कहाँ पर एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया है, वहीं से आपकी बनती है, बात बनती है। देखो क्या फर्क है इनकी मीनिंग में, क्यों ये सिमिलर है, सेम नहीं है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब कोई प्रपोजल आपके सामने आया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ कभी शाम को चाय बनाइए, ऐसा कोई प्रपोजल देता नहीं है आजकल, लेकिन जब ऐसी कोई कहता है कि आप मेरे यहाँ शाम को चाय बनाइए या किसी दिन डिनर करेंगे, तो वो क्या होगा, ये प्रपोजल था, वो एक्सेप्ट किया आपने, तो वो एक्सेप्ट कर दिया जाता है, ये बात एक्सेप्ट की जाती है। एडमिट का मतलब होता है कि किसी चीज से सहमत होना, हाँ करना, एडमिट करना एग्री करना हो गया, ठीक है। एडमिट करना का मतलब क्या हुआ, मैं आपसे आई एडमिट मतलब क्या हुआ, आई एग्री विद यू, ऐसे होता है आई एडमिट इट, आई एडमिट इट मतलब मैं ये बात मानता हूँ, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ, ये हो गई। तो ये किसी बात के लिए लिखते हैं, किसके लिए, ये किसी बात पर सहमत होने के लिए लिखते हैं। आई एडमिट इट मतलब क्या, मैं इस बात को मानता हूँ, आई एग्री विद यू मतलब क्या, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा फर्क इनमें भी है। कंसेंट का मतलब एक तरह से अप्रूवल देना, ठीक है, कंसेंट का मतलब एक तरह से क्या होगा, अप्रूव करना उस चीज को। अब ये भी कंसेंट का ये भी सिनोनिम बन सकता है, कंसेंट देना मतलब अप्रूव करना। जैसे मान लीजिए बच्चे ने पूछा, सब मेरे बच्चे ने पूछा कि पापा मेरे दोस्त का बर्थडे है, मैं जाऊं, तो मैं कंसेंट देती, कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति देती उसको, ठीक है। तो ये हो गया कंसेंट देना मतलब सहमति, क्योंकि ये भी हो गया सहमति मतलब उससे राय से मैं सहमत हूं, सहमति दे, ये वाला अलाउ करने वाले में, परमिशन देने वाले में, अप्रूव करने वाले में यूज किया जाता है, ये एक तरह से अलाउ करने के सेंस में आता है। अच्छा, कंसेंट हो गया। एक्नॉलेज क्या होता है, एक्नॉलेज से जैसे आप लोग कोई फॉर्म वगैरह देते हैं तो वहां से एक बड़ा बड़ा रसीद आती है, तो एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकारोक्ति, हम कहते हैं, या कोई प्रोजेक्ट आप तैयार करते हैं, आप कोई फाइल वगैरह बनाते हैं, तो उसके पहले क्या लिखते हैं, एक्नॉलेजमेंट। पहले एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, स्वीकारोक्ति होती है, हम उनके थैंकफुल हैं, उनके थैंकफुल हैं, उन्होंने मेरी मदद की, मैंने यहाँ से रिसोर्सेज से चीजें ली, तो एक तरह से स्वीकारोक्ति होती है। एक एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है जैसे इस चीज की हमें जानकारी है, वो एक्नॉलेजमेंट आता है। जो रिसीविंग टाइप का होता है, जिसे हम अपने, जैसे मैं, आपने मुझे पैसे दिए, मैं आपको एक रिसीविंग दे दूं, तो मैं कहूं कि हाँ मुझे पैसे दिए गए, तो एक रिसीविंग टाइप की होती है, वो एक्नॉलेज होता है किसी चीज की, इस चीज की हमें जानकारी है, ये कहना। कन्फेस का मतलब क्या होता है, कन्फेस में हम अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गिल्ट्स को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हाँ मैंने चोरी की थी, जैसे मैं कहूँ कि हाँ मैंने झूठ बोला था, तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो हम कन्फेस करते हैं, तो ये भी स्वीकार किया हमने। ग्रांट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी की छुट्टी है या किसी की सैलरी है, सपोज मैं किसी का बॉस हूँ, मेरा एम्प्लॉय मुझे कहता है कि सब 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हो ना कि आए दिन सबने का पेपर की ग्रांट में लीव फॉर 2 डेज, तो प्लीज ग्रांट में लीव फॉर 2 डेज, जो ग्रांट में लीव फॉर 2 डेज जाता, वो छुट्टी मांगते थे कि नहीं मांगते थे, कंसेशन ग्रांट की जाए, छुट्टी लीव ग्रांट की जाए, तो ये सब हो जाता है, ये इसके लिए आता है स्वीकार करना, मेरी छुट्टी स्वीकार की जाए, ठीक है। ये एक्सेप्ट करने, स्वीकार करने के लिए देखो इतने वर्ड लगे ना, एक्सेप्ट, एडमिट, एग्री, कंसेंट है, अप्रूव है, एक्नॉलेज है, कन्फेस है, ग्रांट है, लगता मीनिंग तो सबकी स्वीकार करना है, लेकिन इन सारे के सारे स्वीकार करने में कुछ ना कुछ फर्क आया कि नहीं आया, सीधा सीधा स्वीकार करना नहीं है, सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज जरूर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स, सिमिलर, बट नॉट टू वर्ड्स आर सेम, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम, इसके बाद इधर चलते हैं, इधर देखो इन सब का क्या है, एंटोनिम लिखा हुआ है, ये अस्वीकार करना हुआ, अस्वीकार करने में जैसे हम इसका डिसएग्री,
डिसएग्री, जिस बात पे एग्री करते थे एग्री का डिसएग्री हो गया। अब आप सोचेंगे एग्री का एंटोनिम डिसएग्री है, मान लो अब वहां पे डिसएग्रीमेंट लिखा हो तो फिर ये तो नहीं होगा ना ऑप्शन, ठीक है। तो एग्री का डिसएग्री भी हो सकता है, एग्री का डिनाई भी हो सकता है, एग्री का रिफ्यूज भी हो सकता है, एग्री का रिजेक्ट भी हो सकता है, एग्री का रिफ्यूज भी हो सकता है। ये सारे के सारे वर्ड हो गए। डिसएग्री मतलब होता है किसी बात से असहमत होना, डिनाई का मतलब होता है कोई बात ना मानना। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि तुमने मेरी पेन ली थी, तुमने कहा नहीं मैंने नहीं ली थी, तो यू डिनाइड दैट यू हैव टेकन माय पेन। क्या होगा? यू डिनाइड दैट यू हैव टेकन माय पेन, तुमने इनकार किया इस बात से कि तुमने पेन ली थी, तो वो डिनाई कर देना हो जाता है, ठीक है। और रिफ्यूज क्या होता है? रिफ्यूज जैसे ये एक्सेप्ट का अपोजिट हो जाता है। तो एक्सेप्ट मतलब होगा मैंने कहा कि यार शाम को डिनर पे आओ, तो तुमने कहा आ नहीं पाएंगे, तो रिफ्यूज करते हैं, ये हो गया, तो रिफ्यूज हो गया। और रिजेक्ट क्या होता है? रिजेक्ट हम अथॉरिटी से करते हैं, जैसे आपने एप्लीकेशन दी या आप लोग ये फॉर्म भरते हैं, किसी कभी कभी होता नहीं एग्जाम के लिए फॉर्म भरा, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई तो रिजेक्ट हो जाता है, फॉर्म क्या होता है? रिजेक्ट हो जाता है। तो उसमें कोई टेक्निकल गलती होने की वजह से या कोई इंफॉर्मेशन गलत होने की वजह से जब हमारा फॉर्म वापस कर दिया जाता है, हमारी कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाता है, तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट कोई टेक्निकल गलती की वजह से होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत लगा दिया, तो इसकी वजह से रिजेक्ट हुआ, वो फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? खंडन करना। रिफ्यूज का मतलब खंडन करना। जैसे आर्किमिडीज ने कोई थ्योरी दी या न्यूटन ने कोई थ्योरी दी, तो न्यूटन ने थ्योरी की, बाद में कोई साइंटिस्ट आया तो न्यूटन की थ्योरी को बदल दिया, कुछ और निकाला, कहा ये बात सही नहीं है, बात ये सही है, तो खंडन होता है। किसी भी एस्टैब्लिश्ड एक आइडिया होती है, कोई एस्टैब्लिश्ड थॉट होता है, उसको जब हम लोग खंडन करते हैं। जैसे जब उन्होंने कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बोला था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कोपरनिकस को फांसी दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने बाइबल को रिफ्यूज किया था, खंडन किया था। तो वो रिफ्यूज होता है, किसी स्टैब्लिश्ड आइडिया को, आइडियोलॉजी को कैंसिल कराना, ये रिफ्यूज करना हो गया। अब इसमें देखो, अब अगर हम ऐसे ऐसे बात करें, इनको ऐसे करें, तो ये सब के सब एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, ठीक। हालांकि इनकी मीनिंग में थोड़ा चेंज है, दे आर नॉट सेम, सिमिलर है, सेम नहीं है, करीब करीब एक जैसे सेंस में यूज किए गए हैं, इनकार करने के लिए सबके सब लगे हैं, तो इनको हम सिनोनिम की तरह से यूज कर सकते हैं। इसका सिनोनिम अगर हम कहें, रिफ्यूज का सिनोनिम डिनाई भी हो सकता है, रिफ्यूज का सिनोनिम डिसएग्री भी हो सकता है, रिफ्यूज का सिनोनिम ये भी हो सकता है, जो आपको मिल जाए वो लगाइएगा। जैसे यहाँ पर किसी का सिनोनिम कोई था, तो सिनोनियम में तो ये ऊपर नीचे किसी का कोई भी सिनोनियम हो सकता है, ठीक है। लेकिन एंटोनियम की बात करोगे, तो जब एंटोनियम की बात करोगे तो मेरे सामने लिखी रखा है दोनों को। अब इसमें ये नहीं है कि जिसके सामने जो होगा वही उसका एंटोनियम होगा। जैसे कि एग्री का ये रिफ्यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तीसरा का तीसरा, ऐसा नहीं है। जैसे मान ली कहा जाए एग्री का एंटोनियम हो, तो एग्री का एंटोनियम डिसएग्री भी हो सकता है, एग्री का एंटोनियम ये भी हो सकता है, एग्री का एंटोनियम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एग्री का एंटोनियम इन चारों में से कोई भी हो सकता है। और अगर एग्री ना दिया हो, सपोज करो कि एग्री ना दिया हो, तो क्या हो सकता है? अब ये देखो, यहां आते हैं हम लोग, सपोज कि हमने ये ले लिया, कन्फेस ले लिया, कन्फेस का एंटोनियम देखो, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब कन्फेस का एंटोनियम हो गया। कोई किसी का भी एंटोनियम हो सकता है, ऐसा नहीं इधर वाले का इधर वाला कोई भी एंटोनियम हो सकता है। ठीक उसी तरह से उधर वाले का इधर वाला भी एंटोनियम हो सकता है। सपोज करो कि कहीं लिखा हुआ हो डिनाई, और डिनाई का आपसे एंटोनियम पूछ लिया गया, मान लो डिनाई दिया हुआ, डिनाई का एंटोनियम पूछा, तो ये डिनाई का एंटोनियम आपका एक्सेप्ट भी हो सकता है, डिनाई का एडमिट भी हो सकता है, डिनाई का एग्री भी हो सकता है, डिनाई का कंसेप्ट भी हो सकता है, डिनाई का ये भी हो सकता है, डिनाई का ये भी हो सकता है, डिनाई का ये भी हो सकता है, चारों में से कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। ये सब के सब एंटोनियम हो सकते हैं, ठीक। ऐसे ऊपर से नीचे सभी दूसरे के सिनोनियम है, और ऐसे किसी का इनमें से कोई भी, इनमें से किसी का ये सारे के सारे एंटोनियम हो सकते हैं। तो आप मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आप ऐसे तैयार करिए, इसको इस तरह से तैयार करिए जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप इस ढंग से तैयार करिए, एक चीज ले लीजिए, एक बात ले लीजिए, उस बात के जितने भी वर्ड आपको मिल पाते हैं, देखिए ये ए से हो गया, ए से हो गया, ए से हो गया, सी से हो गया, ए से हो गया, सी से हो गया, जी से हो गया, ठीक, इतने मिल गए, इधर इतने मिल गए। तो अब क्या करेंगे, जैसे एक वर्ड ले लिया आपने, उसका तैयार कर लिया। अब इसमें क्या करना है, अब एक वर्ड ले लिया, उसका तैयार कर लिया, तो अब अल्फाबेटिकली आप तैयार करते चले चलिए। जैसे ए में मिल गया आपको, मान लीजिए जैसे हमने एक शब्द ले लिया वर्ड कि, जैसे डिनाई ले लिया, सबसे पहले इनमें यही आएगा डिनाई वाला, टी ई से दिया हुआ है,
डी से सबसे पहले आ जाएगा। तो आया आपका डिनाई। ठीक, डिनाई का साइनोनियम लिखते चले जाइए। डिनाई लिख दिया आपने, डिनाई का डिसएग्री लिख दिया। ठीक है, डिनाई का डिसएग्री लिख दिया, फिर आपने रिफ्यूज लिख लिया, रिफ्यूज लिख दिया और रिफ्यूज भी लिख लीजिए यहीं पर। ठीक है, और रिजेक्ट भी लिख लीजिए, ये सब लिख दिया आपने। तो फिर जब आप आएंगे नीचे जाएंगे तो जब रिफ्यूज वाला पढ़ने को मिलेगा तो रिफ्यूज वाले में, अब रिफ्यूज यहाँ आपने लिख रखा, रिफ्यूज में क्या फिर रिफ्यूज का डिनाई डिसएग्री रिफ्यूज और रिजेक्ट में क्या जरूरत है, बार बार क्या करना है। इसे एक बार आपने डिनाई के सिनोनिम में आपने ये सारा लिख ही रखा है, तो डिनाई का डिसएग्री रिफ्यूज रिफ्यूज, जब एक बार आपको रिफ्यूज मिला है, आप किसी के सिनोनिम में उसको लिखे हैं, तो जब यहाँ लिखे हैं एक बार फिर आर वाले में जब आपको रिफ्यूज मिलेगा तो आर वाले में फिर से रिफ्यूज पर फिर सिनोनिम लिखना है। एक बार तो लिख ही चुके हैं ना इसका सिनोनिम एंटोनियम, तो फिर से लिखने की क्या जरूरत है। एक बार करिए इसको, हर बार नहीं करिए, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे ये है तो इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। मैं वही मना कर रहा था आपको कि जो वर्ड एक बार आ जा रहे हैं, ये जितने भी वर्ड एक बार आ गए, तो इनका जब आप इनको अपने किसी का सिनोनिम बनाया, जैसे इसको अपने डिसएग्री का सिनोनिम बनाया, तो आप डिसएग्री का सिनोनिम रिजेक्ट हो गया, तो फिर से रिजेक्ट का सिनोनिम आप डिसएग्री लिखेंगे, दो बार काम करने की क्या जरूरत है, एक ही बार लिखो उसको, वर्ड से आप रखो उनके। तो ये मैं इसीलिए कह रहा था कि इसको इस तरह से तैयार कीजिए। ठीक है ना, क्या करना है इसको इस तरह से तैयार करना है आपको कि एक वर्ड लीजिए, उस वर्ड के जितने भी सिनोनिम और एंटोनियम होते हैं दोनों एक पास में लिखिए, भले थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन परमानेंटली तैयार हो जाएगा वो, उसको बार बार आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में तैयार होगा और पूरा का पूरा तैयार होगा। तो अल्फाबेटिकली इसको लेकर के चलिए। जैसे मान लीजिए शुरू करते हैं आप ए से, तो ए से शुरू करते हैं, आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे ए में। सबसे ज्यादा आई थिंक ए वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ए वाले में मतलब इतने सारे वर्ड आएंगे कि नीचे से आर एस टी यू इन सबको कवर करेगा वो। तो ए वाला हुआ, आपने अल्फाबेट ए लिया, अल्फाबेट ए से बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम बनाते चले गए। तो हो सकता है ए वाले में दो पार्ट बन जाए, 1 2 3 ढेर सारे वर्ड बन जाए। पता लगा दूसरा बना रहे हैं बी एंड सी, एक ही में पता लगा, ए वाले में पता लगा आपको 25 वर्ड मिल जाते हैं और बी एंड सी में पता लगा 15 वर्ड मिल जाते हैं। तो कभी हो सकता है कि एक ग्रुप में दो आ जाएंगे या एक में दो तीन क्लास हो जाएंगे। इसी तरह से आपको बताना है, इसी तरह से आपको पढ़ाना है। तो कैसे आप इसको करेंगे वो बात चल रही थी। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको। तो मैं आज तो ये जो मैं आज की क्लास लिया हूँ आपकी सिनोनिम और एंटोनिम की, ये केवल ये बताने के लिए था कि हमको कैसे तैयार करना है, हम इसको कैसे तैयार करें, कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाएगा और एकदम से परफेक्ट काम हो जाएगा। आपको वही वर्ड बार बार ना याद करने पड़े। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि आपने एक बार डिनाई का सिनोनिम रिजेक्ट पढ़ा, तो रिजेक्ट में जाकर के डिनाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बनाइए, अच्छा सा बनाइए, थोड़ी मेहनत लगेगी, एक बार में बढ़िया सा बना लीजिए। बार बार उसी एक ही काम करके हम सर भटक रहे हैं, समय बर्बाद होगा। वही एक काफी पढ़िए, कम वर्ड मिलेंगे ना, इस तरह से कम ही रहेंगे, वो सब के सब याद हो जाएंगे। तो ये मेरा तरीका था, ये मेरा कहना था कि इस तरह से आप तैयार करिए। और जितने कोई वर्ड हैं वो सारे के सारे वर्ड बेटा तो इस तरह से बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, बहुत होंगे, मतलब ये सालों लग जाएगा खत्म होने में अगर इस तरह से। तो जैसे मैं आज पढ़ाया इस तरह से तो ही हो पाया कि नहीं हो पाया, एक लड़ाई होने वाला हो पाया, एक एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला हो पाया, भी दो ही हो पाए। और यही चीज अगर मैं पीडीएफ फॉर्म में डिस्कशन वाले मोड पे करा रहा होता तो ढेर सारे हो जाते। तो ये आज आपको मिल गया है। और इसके बाद आपको जो अल्फाबेटिकली में जो कह रहा हूँ, तो वो अल्फाबेटिकली में ए से शुरू करूंगा, ए से लेकर के जेड तक में। तो जेड वगैरह में कोई वर्ड, एक्स वगैरह में कोई वर्ड ज्यादा मिलने वाले नहीं है, तो कुछ ही में मिलेंगे, सबसे ज्यादा वर्ड सब में नहीं मिलते हैं, ओ वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो मैं अब अगली बार वाले में जैसे अल्फाबेट ए से शुरू करूंगा और ए पे जितने मिलेंगे, एक क्लास दो क्लास जितने भी लगेगी, हो सकता है दो क्लास हो जाए, क्योंकि ए में ज्यादा वर्ड आ रहे हैं तो ये दो भी चले जाएंगे। तो वो डिस्कशन वाले मोड पर ही कराऊंगा मैं, इस तरह से वाले मोड पर जितना लिखना होगा और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि जब फेस टू फेस ऐसे बताते हैं तो जितना समझ में आ जाता है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा और वो प्रैक्टिकल कन्वीनियंट नहीं होगा। तो जो टेक्निकल चीजें लगेंगी जिसमें मुझे लगेगा कि वो समझाने लायक है बोर्ड पे, तो मैं खुद आ जाऊंगा बोर्ड पर, कोई मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं खुद ही बोर्ड पे आ जाऊंगा। और ठीक है, तो अगली बार से जब हम वोकैब पे मिलेंगे तो हम डिस्कशन वाले बोर्ड पर पीडीएफ वाले फॉर्म में मिलेंगे और आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, एक एक करके आपका सारा पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिएगा क्योंकि पता तो सिर्फ डिस्कशन में जाता है वर्ड्स के बारे में,
पीडीएफ में आपको उसकी मीनिंग बताने वाला कोई नहीं होगा, मीनिंग में लिखूंगा नहीं होगा, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको मीनिंग में लिखते होगा। ठीक है, तो ये सेशन वोकैब वाला आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना अच्छा होगा, और अगर इससे आपका कुछ भला हो पाएगा तो मेरा ये वीडियो बनाना साफ साफ हो जाएगा। पर ये बात आप हमको करना जरूर करिए और बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा, आपकी तैयारी में या वोकैब तैयार करने में कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में वोकैब के, और अल्फाबेट ए के साथ शुरू करेंगे। तो फिर करते हैं क्या, थैंक यू।